और चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे से करना। इंटर कॉर्पोरेट वो लोन जब वर्ड यूज होता है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है एक पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी होता है, आप सब जानते हो। ये बॉडी कॉर्पोरेट एक दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को या कंपनी को लोन दे रही है, या दूसरी कंपनी में पैसे जमा करिए जिसको डिपॉजिट करना बोलते हैं, या फिर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। इस चैप्टर में 3 चीज आप सीखने वाले हो। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है या डिपॉजिट करती है, मतलब वहां पैसा जमा करती है, या उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। एक चीज और इसमें स्कोप कर सकते हैं, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के लोन की गारंटी देती है। क्या देती है? गारंटी देती है। तो आज जो हम प्रोविजन अप्लाई करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम, ये करना है अपने को। ये आता है हमारा सेक्शन 186 में। किसमें आता है? सेक्शन 186। सेक्शन 186 पूरा प्रोविजन समझाता है कि किस तरह एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है, उसमें मनी डिपॉजिट कर सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके लोन की गारंटी दे सकती है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अब क्या होता है, चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में अलग से पूछती है, वो पढ़ देना चाहिए हमको। फ्री रिजर्व के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्री रिजर्व बेसिकली बैलेंस शीट में दिखने वाला वो अमाउंट है जिसको आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा है, ये एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज आया है उसकी वैल्यू में, तो उसको फ्री रिजर्व नहीं मानते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, राइट? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। हमने ये पहले भी पढ़ा है। ये बताओ पेड अप कैपिटल का मतलब बताना पड़ेगा क्या? नहीं सर। बताना पड़ेगा। चल, बॉडी कॉर्पोरेट का बेसिकली अगर मैं मतलब बोलूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनियां आती हैं, वो कंपनियां भी जो इंडिया के बाहर इंक्लूड बनी हुई है। हाउएवर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, उनको कॉर्पोरेशन नहीं मानते हैं या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते हैं। ध्यान रहेगी बात? यस सर। अच्छा, उसके बाद कंसेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कंपनी का। इन्वेस्टमेंट कंपनी उन कंपनीज को बोलते हैं जिनका मेन काम जो होता है, प्रिंसिपल बिजनेस जो शेयर्स का एक्विजिशन होता है, मतलब शेयर खरीदना होता है। और बेसिकली जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कंपनी बोलते हो तो ये वो कंपनियां हैं जो इन सारे कामों में लगी हुई है। किन किन कामों में लगी हुई है? किसी प्रोजेक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंडस्ट्रीज में, पावर में, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में, हाउसिंग में, और कोई अदर फैसिलिटीज है उसमें। ये बेसिकली शेड्यूल 6 में लिस्ट दी हुई है कि किन किन प्रोजेक्ट्स में लगने को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। एक बार इसको देख लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। इसको देख लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। नहीं सर। बनेगा ये आपसे? हाँ। चलो, अब उसके बाद बारी आती है सिक्योरिटीज वर्ड की। किसकी बारी आती है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी वर्ड मतलब होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है हर वो चीज जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें शेयर, स्क्रिप्स, स्टॉक। स्क्रिप और स्टॉक में डिफरेंस बताया हो ना। जब शेयर रिटेल में होते हैं तो उसको स्क्रिप बोलते हैं, और होलसेल में थोक में होते हैं तो स्टॉक बोलते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं मान लो कंपनी के शेयर की बात करता हूँ, अगर आप कुछ शेयर खरीद रहे हो तो उसको स्क्रिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्रिप। और अगर उसके एग्रीगेट लॉट खरीद रहे हो तो क्या कहलाएगा? स्टॉक। स्टॉक। तो शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर, स्टॉक और जितनी मार्केटेबल सिक्योरिटी है किसी कंपनी के, सब सिक्योरिटीज कहलाती है। फिर सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती है। क्या आती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। से रिलेटेड राइट्स भी होते हैं, वो भी सिक्योरिटी कहलाते हैं। जैसे शेयर खरीदूंगा तो वोटिंग राइट मिलेगा, डिवेंचर रिसीव करने का राइट मिलेगा, ये सब भी सिक्योरिटीज ही कहलाएगा। बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। सारी डेफिनेशन समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर, आ गई। अब उसके बाद आ जाओ मेन प्रोविजन पे। हमारा सेक्शन 186 का प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन है? 186। तो ना पहले तो आप ये समझ लो, इसमें लेयर कंसेप्ट आप समझ लो। ये आपको शायद मैं पहले भी लेयर कंसेप्ट बताया हूँ क्या? हाँ सर। क्या बताया हूँ बताओ? सर कि एक कंपनी 2 से ज्यादा लेयर्स नहीं बना सकती। वेरी, सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ। मतलब मैं अगर ये कहना चाहूँ कि मेरी कंपनी का नाम जमशेद लिमिटेड और मेरी एक सब्सिडरी है नंदनी लिमिटेड,
है ना। तो ये एक और सब्सिडरी ज्यादा से ज्यादा बना सकती है, ठीक है, अंकिता लिमिटेड। अब इसके नीचे और सब्सिडरी बनाई जा सकती है क्या? नहीं सर। ये जो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा दोबारा से, क्लास में और बोर्ड पे समझाया ना जाता है ना। ये सर। तो अभी आप पढ़ सकते हो, मेरे को दोबारा आपको बताने की फिर जरूरत नहीं है। कर पाओगे? हाँ सर। ओके, नीचे आओ। अब यहाँ पे सेक्शन 186 का मेन प्रोविजन चालू है। प्रोविजन को थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना और बिल्कुल इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये प्रोविजन कहता है कि जैसे एक कंपनी है तनीषा, क्या नाम है कंपनी का? तनीषा। और दूसरी कंपनी का नाम है वेदिका लिमिटेड। कौन कंपनी है? वेदिका लिमिटेड। तो सेक्शन 186 ये बोलता है कि जो तनीषा लिमिटेड है वो वेदिका लिमिटेड को किसी भी प्रकार का लोन, क्या लोन, लोन या लोन की क्या गारंटी, गारंटी, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकेगी। और ये लिमिट है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। या फिर और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, विच एवर इज ग्रेटर। सर कुछ नहीं समझ आया, समझा रहा हूँ। विच एवर इज ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर को मोर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? मोर। एक एग्जांपल देते हैं जिससे ये चीज आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। बस 1 मिनट रुकना। ये ना तनीषा लिमिटेड की एक बैलेंस शीट बनाते हैं अपन, ठीक है। तनीषा लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी दिखेगी और इधर एसेट दिखेगी, ठीक है। लायबिलिटीज का पेड अप कैपिटल मान लो 10 करोड़ का है, ठीक है। फ्री रिजर्व जो है वो 4 करोड़ का है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 6 करोड़ का है, ठीक। कुछ लॉन्ग टर्म इसके लोन चल रहे हैं, खुद के लॉन्ग टर्म लोन चल रहे हैं मान लो 10 करोड़ की। तो बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आपका 30 करोड़ आ रहा है। और इधर मैं बोलता हूँ आपकी फिक्स्ड एसेट 30 करोड़ की, कितने की है? 30 करोड़ की। 30 करोड़। अब जो बेसिकली तनीषा है वो प्रपोज करती है कि वो वेदिका लिमिटेड को 15 करोड़ का लोन देना चाहती है। कितने का लोन देना चाहती है? 15 करोड़। 15 करोड़ लोन देना चाहती है। वेदिका लिमिटेड को 15 करोड़ का लोन देना चाहती है। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आएगी? यस सर। अब क्या ये एलिजिबल है भी कि नहीं 15 करोड़ का लोन लेने के लिए? आपको इसमें क्राइटेरिया देखना होगा। पहला 60% ऑफ क्या तुम्हारा कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी। तुम्हारा पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, ठीक है। फ्री रिजर्व है 4 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम है 6 करोड़ है। करोड़, 20 12 करोड़ ठीक सर, है। 12 करोड़ तक का दे सकती है लोन। ठीक है, तो 60% ऑफ कितना? 12 20 20 करोड़ कितना हो रहा है? 12। 12 या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व, कितना है फ्री रिजर्व? सर, 4 करोड़। 4 और करोड़ और 6 करोड़ 10 कितना हो रहा है? और तो 10 करोड़ आएगा उसका। 10 करोड़ 100% ऑफ 10 करोड़, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 10 करोड़ 10 करोड़। तो दोनों में से ज्यादा क्या है? 12 करोड़। ज्यादा 12 करोड़ है। तो आप इतना लोन देने के लिए एक दूसरी कंपनी को एलिजिबल है। तो क्या आप यहाँ पे लोन दे पाओगे? नहीं 15 नहीं देगा, 12 तक देगा, है ना। और अगर देना ही है तो फिर आपको क्या लगेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना क्या पड़ेगा। लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई। तो ये आपकी दूसरी कंपनी को डिपॉजिट देने की या इन्वेस्ट करने की या उसको लोन देने की एक लिमिट होती है। ये लिमिट होती है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। दोनों को कैलकुलेट कर दो, दो अमाउंट ज्यादा हो उतनी आपकी एलिजिबिलिटी होती है दूसरी कंपनी में पैसा देने की।
अब अगर उससे ज्यादा देना है तो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। क्या पास करवाना? स्पेशल रेजोल्यूशन। ईमानदारी से बोलो, मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। सभी लोग को आ गई जितने क्लास में हो अभी? हाँ सर आ गया। यस सर। तो अब इसकी एक एक लाइन को पढ़ लो और इसको दिमाग में तुम बिठा लो। नो कंपनी शेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट का स्कोप बहुत बड़ा हो गया। पर्सन में सब कुछ आ जाता है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगी मेरी बात, यस सर। है ना? गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन। बार बार पर्सन वर्ड आ रहा है तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? ये नहीं सर। लिमिट किन पर अप्लाई होती है? जब एक कंपनी एक पर्सन को भी लोन दे। पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ सब कुछ आ जाते हैं, बस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं आता। कौन नहीं आता? कंपनी का एम्प्लॉय। ठीक है। एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज द सिक्योरिटी ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन को या कंपनी को लोन नहीं देगी, गारंटी नहीं देगी या शेयर नहीं खरीदेगी एक लिमिट तक। कितनी? एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% of free reserve and security premium account, whichever is more, unless the same is previously authorized by special resolution passed in general meeting। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि आधी अधूरी है? आ गई। कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब मैंने जैसे बोला, पर्सन की डेफिनेशन में एम्प्लॉइज को काउंट किया नहीं नहीं जाता। चार तो मत से पढ़ दो बेटा, यही सेक्शन 186 से मेनली। और कुछ डाउट हो या कहीं अटको तो मुझसे पूछना कि सर ये बात आपकी नहीं समझ आई। क्लियर है सर। एकदम क्लैरिटी आपको? हाँ। अच्छा, कुछ जगहों पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, मतलब ऊपर दी गई लिमिट्स अप्लाई नहीं होती। जैसे अगर एक बैंकिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का जो डेली काम ही होता है लोन देना, इन्वेस्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो उस पर ये जो ऊपर दिए गए नियम है वो अप्लाई नहीं होते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होते क्योंकि प्राइमरी काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। अच्छा, तो ये एग्जेम्पशन है जनरल। उसके बाद गवर्नमेंट ने और भी एग्जेम्पशन दिए गए हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट कंपनीज को इंटर कॉर्पोरेट लोन में एग्जेम्पशन है, खासकर उन कंपनीज को जो डिफेंस में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? किसमें इन्वॉल्व है? डिफेंस में इन्वॉल्व है। या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसको गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से परमिशन मिली हुई है कि आप कितना भी लोन ले सकते हैं, आप में कितना भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और उसकी कोई लिमिट फॉल नहीं होगी या लिमिट नहीं मानी जाएगी। चलिए रिपीट करते हैं। ऊपर दिया गया जो 60% और 100% वाला नियम है, कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है? बैंकिंग कंपनी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में नहीं हो रहा है, और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में। कौन कौन सी? जो डिफेंस में लगी हुई है या जिसको मिनिस्ट्री ने खुद क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से समझ आए कि आधा अधूरा समझ आए? आ गया सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। चलिए, अब अगर आपने सेक्शन 186 का प्रोविजन नहीं माना और बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराए लिमिट से ज्यादा लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या? तो इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि कंपनी को जुर्माना लगेगा मिनिमम 25,000 का, जो बढ़ के 5 लाख रुपए हो सकता है। साथ ही साथ जो कंपनी के ऑफिसर्स है उनको इम्प्रिजनमेंट या जेल हो सकती है 2 साल की, और फाइन लग सकता है 25,000 का, जो बढ़ के 1 लाख तक हो सकता है। सर ये हम लोग को एग्जाम में याद नहीं रह पाएगी, पेनल्टी बहुत सारी है। इसका एक स्लैब बनाएंगे अभी अपन, जितनी याद कर पाएंगे उसको याद करेंगे। ठीक है? यस सर। क्या आप बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई अभी? हाँ। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देगी तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? तो बेसिकली ये माना जाता है, गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है, क्या करती है? बॉन्ड इशू करती है। अलग अलग टर्म्स के लिए करती है। 1 ईयर के टर्म के लिए, 3 ईयर के टर्म के लिए, 5 ईयर के टर्म के लिए, 10 ईयर के टर्म के लिए। तो गवर्नमेंट इस पे जो भी बॉन्ड खरीदता है उसको देती है इंटरेस्ट। क्या देती है? इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट। तो जब आपकी कंपनी एक दूसरी कंपनी को लोन देगी, क्या देगी? लोन। इसको मैं क्या टर्म दूंगा? इंटर कॉर्पोरेट लोन। इंटर कॉर्पोरेट लोन टर्म दूंगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है बॉन्ड के इंटरेस्ट के आसपास होना चाहिए। किसके आसपास होना चाहिए? बॉन्ड के इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके आसपास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जो है लोन दिया है, मान लो लोन दिया है आपने 9 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 9 साल। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है कम से कम 10 साल का जो बॉन्ड का रेट है ना, बॉन्ड पे जो हाँ। इंटरेस्ट रेट है उसके आसपास होना चाहिए। जैसे आपका लोन मान लो 1.5 साल का है, तो जो 1 साल का जो बॉन्ड है उसपे जो इंटरेस्ट रेट है, आपके लोन का इंटरेस्ट रेट उसके आसपास होना चाहिए। यस फिर से सर, रिपीट करूं कि बात समझ आ गई? क्लियर है क्या समझ आया बताओ? सर कि जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड के रेट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब उसके आसपास होना। जो टेन्योर का रहता है उस टेन्योर के आसपास का ही आपको इंटरेस्ट रेट रखना होता है। भूलोगे तो नहीं कि हो गया, सिर के ऊपर से गया। सर हो गया, आगे मतलब सब समझ आ गया। अच्छा। सिमिलरली अगर आपने अभी कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट रखा हुआ है, जैसे आप डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट रीपे नहीं करे हो या लोन रीपे नहीं करे हो, तो आप पहले उसको रीपे करो, तभी आप ये इंटर कॉर्पोरेट लोन वोन दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। इसमें कोई तकलीफ हो तो बताओ। नहीं सर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ आ गई। अब जितना भी आप लोन या इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसका बराबर एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। क्या मेंटेन करना होगा? रजिस्टर मेंटेन करना ये पड़ेगा। रजिस्टर फॉर्म MBP2 में होता है। किसमें होता है? MBP2। जिसमें आप पूरा डिटेल लिखते हो कि आप कितना लोन दिए हो, कितना पैसा रीपे हो गया, कितना आने को बाकी है। ठीक। ये जो रजिस्टर है इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना होगा, जिससे सारे रजिस्टर मेंटेन होते हैं। इसे परमानेंटली प्रिजर्व करना होगा। कैसे प्रिजर्व करना होगा? कैसे प्रिजर्व करना होगा? परमानेंट और ये कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा और इस पे साइन भी CS ही करेगा। कौन साइन करेगा? CS या फिर ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज कर दे। पूरी बात रिपीट करता हूँ, जितना भी आपने लोन या इन्वेस्टमेंट किया उसका रजिस्टर बना के रखो फॉर्म MBP2 में। ये रजिस्टर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा और परमानेंटली मेंटेन रहेगा और CS की कस्टडी में रहेगा। तो जब भी कोई लोन दिया या दिया जाएगा तो CS की उसमें सिग्नेचर जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? शांत मन सर से MBP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये चीज मीटिंग एंड बोर्ड MBP। प्रोसीजर। मीटिंग एंड बोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। हाँ। चलो ये क्लियर हो गया रजिस्टर ऑफ लोन का कॉन्सेप्ट। अभी तक चैप्टर समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आगे है? हाँ। आगे आओ। ये अब सेपरेट कंसेप्ट है एक छोटा सा। कंपनी के इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होते हैं? अगर मेरी कंपनी कंपनी है, के नाम पे। किसके नाम पे होंगे? कंपनी कंपनी। के नाम पे ही। और सपोज करो कंपनी अगर किसी की ट्रस्टी बनी है, तो फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी के नाम पे होता है कि बेनिफिशियरी के नाम पे होता है? ट्रस्टी के नाम पे। क्या खुद सोच के बोलना। जैसे एक कंपनी है A लिमिटेड नाम की, ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो किसके नाम पे होगा? A लिमिटेड के नाम पे होगा। सही बात है। यस सर। हाँ। सपोज करो श्रुति एक शेयर होल्डर है। क्या है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। A लिमिटेड इसके शेयर को संभालती है, मतलब A लिमिटेड क्या हो गई? ट्रस्टी हो गई। अब जो इन्वेस्टमेंट होगा इन शेयर्स का वो किसके नाम पे होगा? श्रुति के नाम पे ही तो होगा ना, क्योंकि ओनर कौन है शेयर्स की? ओनर कौन है शेयर की? श्रुति है। श्रुति के बिहाफ में कौन संभाल रहा है शेयर को? A लिमिटेड। तो अगर श्रुति के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो श्रुति के नाम पे होगा और ये शो किया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी। आपको अभी भी बात नहीं समझ आई होगी तो आप ऐसे समझ लो, जब आप पैसा एक म्यूचुअल फंड को देते हो, किसको देते हो? म्यूचुअल फंड को। वो आपके बिहाफ में पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने नाम से नहीं करते, वो किसके नाम से करते हैं? आप ही के नाम से करते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। तो बेसिकली ये रूल याद रखो कि कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी के खुद के नाम से ही होगा। लेकिन अगर कंपनी ने एक ट्रस्टी के रूप में किसी का पैसा रखा है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो उस बेनिफिशियरी के नाम से ही करेगी, खुद के नाम से नहीं करेगी। बात समझ आएगी? सिर के ऊपर से गई? यस सर आ गई। अच्छे से क्या दिया अधूरी?
क्लैरिटी है कि डाउट है? आवाज कट रही है क्या मेरी? हाँ, मेरी आवाज कट रही है क्या बेटा? नहीं सर, आ रही है। नहीं सर। आ रही है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सर एक बार फिर से। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। आप कंपनी चला रहे हो ना, तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट योर ओन नेम में होगा, आपके खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आज एक लैंड खरीदने जाओगे और कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो जमीन पे ओनरशिप किसकी मानी जाएगी? कंपनी की मानी जाएगी। लेकिन अगर पैसे जमशेद सर के, ये पैसा अगर कंपनी अपने पास होल्ड कर रही है, अब इससे अगर जमीन खरीदनी है तो जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम से होगी कि कंपनी के नाम से होगी? पैसे मेरे हैं, कंपनी केवल संभाल रही है। तो अगर कंपनी केवल ट्रस्टी है किसी अमाउंट की, तो इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियरी के नाम से करेगी। किसके नाम से करेगी? बेनिफिशियरी के नाम से। खुद के नाम से नहीं कर सकती। लेकिन अगर पैसे उसके खुद के हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट अपने नाम से कर सकती है। भूलोगे तो नहीं इस बात को? नहीं। अगर आपने किसी और के पैसे का इन्वेस्टमेंट एज अ कंपनी खुद के नाम से कर दिया, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख तक का। और ऑफिसर को सजा हो सकती है 6 महीने की, या फाइन लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का, या दोनों। ये नियम है। ठीक है, तो पेनल्टी पे ज्यादा फोकस मत करना, प्रोविजन ध्यान रखना। प्रोविजन समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया सर। आ गया। अभी तक ये जो चैप्टर पढ़े, पूरा चैप्टर खत्म हो गया? समझ आ गया? हाँ सर, आ गया। ये चैप्टर था ही इतना। ठीक है, अब इसका एक अगला हिस्सा है जो इसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता है, उसको कल की क्लास में करना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या पढ़ना कल? रिलेटेड पार्टी बिल्कुल ट्रांजैक्शन। अलग है, इससे मैच नहीं करता है बिल्कुल। आप आज इंटर कॉर्पोरेट जोन करे हो, आज इसके क्वेश्चन बना लेना खूब सारे। ठीक है, यस सर। ये आप करो काफी। ठीक, वो मेंबर के देखे क्या क्वेश्चंस हाँ सर। बन रहे हैं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, इसको करो। यही था इंटर कॉर्पोरेट जोन, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना? यस सर।